Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jay Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल. तो रेजिस्टर्स इन सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़ा था. और पैरेलल में जब हमने कनेक्ट किया था तो क्या पढ़ा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बोला है? इन सीरीज व्हेन वन रेजिस्टर्स फेल. अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर आपका सर्किट का फेल हो गया, देन इज ब्रोकन एंड नॉन कंपोनेंट वर्क्स. यानी कि अगर आपका क्या है, अगर एक रेजिस्टर फेल हो गया तो आगे वो क्या करेगा? वर्क नहीं करेगा. क्यों? जैसे ये आपका सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में जब कनेक्ट है तो अगर एक भी रेजिस्टर क्या हो गया? फेल हो गया, यानी कि वर्क नहीं कर रहा है, तो आगे क्या रेजिस्टर्स वर्क करेंगे? नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है. तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो गया ये. नेक्स्ट क्या बोला है? टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस. यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होगा? लेस होगा. क्यों लेस होगा? क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल का वो कैसा होता है? इनवर्स. 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 as compared to सीरीज कॉम्बिनेशन. यानी कि किससे कंपेयर किया? सीरीज से. सीरीज का ज्यादा क्यों होता है रेजिस्टेंस? क्यों होता है? क्योंकि सीरीज का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? ऐड होता है, और पैरेलल का क्या होता है? इनवर्स होता है, इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट. यानी कि जो अलग-अलग अप्लायंसेस है आपके घर में वो अलग-अलग क्या है? उनका करंट रिक्वायर करते हैं वो. यानी कि सपोज एसी है, उसको ज्यादा चाहिए, या फ्रिज है और अगर एलईडी या बल्ब है उनको कम करंट चाहिए. तो क्या बोला है ये कि डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट एंड दिस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन से ये सेटिस्फाई नहीं होगा. इसलिए आपने देखा हो जो घर के जो अप्लायंसेस हैं वो किसमें कनेक्ट होते हैं? कल बताया था ना, किसमें? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि जो आपका घर के जो डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं सबकी क्या है? करंट रिक्वायर अलग अलग है. सपोज एसी को तो ज्यादा चाहिए, रेफ्रिजरेटर को ज्यादा चाहिए, या छोटा बल्ब या जैसे एलईडी उसको कम चाहिए. तो इसलिए क्या है, अगर सीरीज में हमने कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया तो सीरीज में या तो एक ही जैसा करंट फ्लो होगा, या तो ज्यादा या कम. तो इससे डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस को क्या हो जाएगा? हार्म हो जाएगा. कोई तो अप्लायंस चल जाएगा, कोई नहीं चल पाएगा. तो इसलिए क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन इस चीज को क्या है? सेटिस्फाइड नहीं करता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में गिवन है. क्या बोला है इस क्वेश्चन ने? एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम. कितने ओम का है? 100 ओम का. और टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम. यानी कि टोस्टर है वो कितने रेजिस्टेंस का है? 50 ओम का. एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम. तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. तो देखो R1 आपको कितना दिया हुआ है? R1 कितना दिया हुआ है? 100 ओम. देन R2 कितना दिया हुआ है? 50 ओम. एंड वाटर फिल्टर जो है R3 वो कितना दिया हुआ है? 500 ओम. तो अब इसको सॉल्व करें तो देखो R1 तो कितना गिवन है आपको? 100 ओम. कितना ओम? 100 ओम. R2 कितना गिवन है आपको? 50 ओम. एंड R3 कितना गिवन है आपको? 500 ओम. ठीक है. तो हमको क्या सॉल्व करना है? तो देखो क्या लिखा है? 220 वोल्ट का है और सारे किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it? तो हमको क्या बताना है कि एक तो करंट सॉल्व करना है और एक रेजिस्टेंस बताना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन. तो सपोज अपने को सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है. तो सब किस में कनेक्ट है? पैरेलल में. अब आप पूछोगे भाई यही फॉर्मूला क्यों लाए? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. कुछ प्रॉब्लम? आगे क्या है? 1/R1 कितना गिवन है? 1/100.
अब इसने क्या बोला है, करंट भी बतानी, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, करंट भी बताना है। तो अब बताओ करंट का फॉर्मूला क्या बताया था, ओम्स लॉ के थ्रू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, I के, एंड इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हमने क्या बोला था, V इज इक्वल्स टू IR। तो जब I बताना है तो I किसके इक्वल है, V अपॉन R के। बताओ कुछ प्रॉब्लम है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V कितना गिवन है, V गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है, तो 220 पुट कर दो, और ओम कितना गिवन है 31.25, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7.04 एम्पियर। यहां मैंने एम्पियर क्यों लगाया, क्योंकि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, करंट। यहां पे मैंने ओम क्यों लगाया, क्योंकि क्या सॉल्व कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये मैंने बता दिया कि 100 ओम का तो क्या R1 गिवन था, इलेक्ट्रिक लैंप था, 50 ओम का था टोस्टर, एंड वाटर फिल्टर कितने का था, 500 ओम का, और सारे किस में कनेक्ट थे, पैरेलल में। और V कितना गिवन है 220, तो इसने फर्स्टली तो हमसे क्या पूछा, रेजिस्टेंस सॉल्व करना है किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है, एंड देन हमसे क्या सॉल्व करवाया इसने, करंट। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R फॉर्मूला पुट किया तो आंसर आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि अगर सपोज कोई कंडक्टर है, वो क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, क्या है वो, प्योरली रेजिस्टिव। अब बताओ रेजिस्टिव का मतलब क्या होता है, मैंने कल रेजिस्टिविटी पढ़ाया था, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी, टेल मी व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस क्या होता है, विच अपोजेस, या फिर ये बोल सकते हो विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हमने क्या बोला है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इस हेडिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सपोज करो अगर कोई भी कंडक्टर है वो क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है। जब कोई कंडक्टर प्योरली रेजिस्टिव है तो इसका मतलब क्या है, उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है। किस चीज का रेजिस्ट हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जब रेजिस्ट हो रहा है तो क्या होगा, जो सोर्स है उस कंडक्टर के अंदर, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या करेगा, एनर्जी का या फिर ये बोल सकते हो हीट का क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली हीट क्या है, रिलीज करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखो इसमें, if a conductor is purely resistive, if a conductor is purely resistive, resistive क्या मतलब था कि which resists the flow of electric current, ठीक है। if a conductor is purely resistive then the source of energy, कौन, source of energy, वो आपकी बैटरी हो सकती है जैसे, then the source of energy get dissipated heat continuously। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया। सपोज एक कंडक्टर है, वो प्योरली क्या है, रेजिस्टिव है, तो उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या करेगा उस कंडक्टर का, कि जो हीट है उसको कॉन्टिन्यूअसली क्या करता रहेगा, रिलीज करता रहेगा। यानी हीट रिलीज करे, इसका मतलब क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी। तो सपोज वो क्यों करता है, जैसे कि करंट है वो किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो वो अप्लायंस गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, देखो सपोज ये कंडक्टर है, मेटलिक कंडक्टर बोल दो, ठीक है, और हमने इसको कनेक्ट किया बैटरी से। किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। और इसके अंदर फ्री चार्जेस क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि बैटरी के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराया था। यहाँ प्लस है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इसलिए, और यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब इधर की साइड तो मूव कर ही नहीं सकते। तो अब क्या होगा कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है इसके एटम्स भी तो प्रेजेंट होंगे ना, यहाँ पे इस कंडक्टर में इस कंडक्टर के एटम्स भी तो प्रेजेंट होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के एटम से क्या करेंगे कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो ये कंडक्टर कैसा हो जाएगा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया कि कोई अप्लायंस है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो उसको तो गर्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस अप्लायंस का या फिर उस कंडक्टर का जो एटम है उससे क्या करेंगे कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वो अप्लायंस क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है अगर कोई कंडक्टर है वो प्योरली रेजिस्टिव है तो क्या है कि जो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या करेगा गेट डिसिपेटेड हीट, क्या करेगा हीट को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो समझ आ गई कि जो हीट होती है वो एक तरीके से क्या है एनर्जी की फॉर्म है हीट, और एनर्जी किसके इक्वल हो सकता है वर्क के। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था V is equals to W upon Q, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था V is equals to W upon Q, तो W is equals to क्या हो जाएगा V into Q, है ना ये। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि V is equals to W upon Q है यानी कि वर्क और एनर्जी क्या है इक्वल इक्वल है, या तो एनर्जी क्या है वर्क के बराबर और वर्क क्या एनर्जी के बराबर, तो और एनर्जी क्या एक तरीके से हीट की फॉर्म है, यानी कि हीट क्या है एक तरीके से एनर्जी की ही तो फॉर्म है, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या V is equals to H upon Q, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एनर्जी किसके इक्वल है वर्क के, और हीट क्या एक तरीके से फॉर्म है किसकी एनर्जी की, हमने ऐसा लिख दिया। अब H is equals to क्या हो जाएगा V into Q, बताओ कुछ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे। तो अब आगे हम क्या देखेंगे कि अब हमें पता है कि I is equals to किसके होता है Q upon T के, पढ़ा हुआ है कि करंट है वो किसके इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के, और Q is equals to किसके होता है I into T के। तो अगर जब आप Q की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा H is equals to V तो एज इट इज into I T, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा H is equals to V I T, बताओ कुछ प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका बन गया H is equals to V into Q, सेकेंड फॉर्मूला बन गया H is equals to VIT। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनेगा, हमें पता है V is equals to किसके होता है IR के, V is equals to IR के, तो जब हम V is equals to IR के है तो V is equals to क्या है IR, तो जब V is equals to IR है तो हम इसमें पुट करेंगे तो H is equals to VI into T, तो V is equals to IR इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा IR is equals into I into T, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा H is equals to I square R into T, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या बना H is equals to V into Q, दूसरा बन गया H is equals to V into I into T, एंड नेक्स्ट बन गया H is equals to I square R into T। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हेडिंग डालो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि
अगर कोई रेजिस्टर है, ठीक है, सपोज क्या बोला है इसने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि H है, यानी कि अगर हीटिंग किसी भी रेजिस्टर की क्या है इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि हमको ये फॉर्मूला क्या करना है I स्क्वायर R इंटू टी, इस फॉर्मूले को हमको इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बताना है। तो किसी भी रेजिस्टर की जो हीटिंग है H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है स्क्वायर ऑफ करंट के, और किसके प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और किसके प्रोपोर्शनल है टाइम के। यही क्या है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखो लिखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू heat is directly proportional to square of current के। तो पहला तो हो गया आपका heat is directly proportional to square of current के, ठीक है। नेक्स्ट है heat is directly proportional to किसके रेजिस्टेंस के, टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो आपकी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी टाइम के। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, थ्रू विच करंट फ्लोज इन अ सर्किट या इन अ कंडक्टर, ठीक है। तो अब सपोज फर्स्ट लाइन हमने क्या बोली हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्क्वायर ऑफ करंट के, तो अपन ये बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा क्या है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के, इसको हम बोलेंगे एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के। थर्ड क्या बोले हमने हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ये H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये तो हो गया। अब एप्लीकेशंस क्या है किसकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, तो एप्लीकेशंस देखो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल दो। तो देखो इसमें क्या है कि एप्लीकेशंस में कि जो हीटिंग है वो डिजायरेबल होती है किस चीज के लिए, सपोज आप आयरन यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो आयरन, या आप घर में क्या यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिक फ्यूज, और जैसे कि गीजर फैन, इन सब में क्या है जो हीटिंग है वो क्या है डिजायरेबल है। यानी कि सपोज आयरन है अगर वो हीट ही नहीं करेगी यानी गर्म ही नहीं होगी तो क्या है कि आपके जो कपड़े हैं वो आयरन होंगे नहीं ना। तो इसका मतलब डिजायरेबल किसमें है हीटिंग की इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आयरन में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, गीजर में एंड फैन में। पर देखा जाए नॉन डिजायरेबल यानी कि अनडिजायरेबल किसमें होगी, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हुआ और टीवी हुआ, इनके अंदर क्या है जो हीट है वो क्या होगी नॉन डिजायरेबल। और आयरन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, गीजर है, फैन है, इनके अंदर जो हीट है वो क्या होगी डिजायरेबल होगी। तो ये आपकी दो एप्लीकेशंस हैं। और जो नोट्स है ना वो आपके टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से ले सकते हैं। नोट्स पूरे प्रॉपर बने हुए हैं उसमें,
उस लिंक टेलीग्राम का जो लिंक है उसके चैनल पे आप जाना, तो वहां पे आपको नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गए आपके एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आप क्या जानते हो? बताओ, बल्ब नाम तो सुना ही है, तो क्या जानते हो इसके बारे में? इसका जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ होता है? टंगस्टन से। किससे? पहला पॉइंट तो इसका जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ होता है? टंगस्टन से, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो टंगस्टन है उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? ज्यादा होगा, ठीक है। किसका? इस फिलामेंट जो टंगस्टन से बना है ना, तो इसका रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, यानी कि जल्दी से मेल्ट नहीं करेगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें फ्लो हो गया तो ये मेल्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस क्या है? वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब में और ये याद रखना है कि जो मोस्ट ऑफ हीट है या मोस्ट ऑफ एनर्जी है वो तो क्या है? एक तरीके से हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, और कुछ एनर्जी है वो वही बल्ब की लाइटिंग में काम आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो नॉन रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट होती है, किसके अंदर? इस बल्ब के अंदर। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस कौन सी प्रेजेंट है इस बल्ब में? नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन, और दूसरी क्या प्रेजेंट होती है? आर्गन। ये क्या है? नाइट्रोजन और जो आर्गन, ये जो नॉन रिएक्टिव गैसेस है, ये इस बल्ब के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं कि इस फिलामेंट के साथ, टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये कौन सी गैसेस है? नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूज की, इलेक्ट्रिक फ्यूज की। किसकी? इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो देखो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज है, इसके अंदर क्या है कि ये क्या करेगा? जो आपके इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? कि सपोज ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो जाए, ठीक है, बाय स्टॉपिंग द करंट फ्लो। जैसे कि सपोज कई बार क्या होता है कि आपके घर में या तो ज्यादा वोल्टेज एक साथ आ जाती है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या करेगा? ये हेल्प करेगा फ्यूज, बाय स्टॉपिंग द करंट फ्लो, बाय स्टॉपिंग द करंट फ्लो। ये आपका क्या है? फ्यूज का वर्क है, यानी कि हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि कई बार ज्यादा लाइट, सपोज ज्यादा वोल्टेज की हो गई, तो क्या है? अप्लायंसेस को बचाएगा भी तो सही, तो प्रोटेक्ट करेगा हमारे अप्लायंसेस को बाय स्टॉपिंग द करंट फ्लो, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूज। अब इस फ्यूज की प्रॉपर्टीज क्या है कि जो फ्यूज है वो एक वायर के जैसा होता है। किसके जैसा? वायर के जैसा, जो किस किस से बनके मिलके बना होता है? मेटल्स या फिर एलॉयज। ये हो गया आपका क्या? फ्यूज, ठीक है। और हमेशा ही किस में कनेक्ट होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस। ये हो गई आपकी कुछ फ्यूज की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि पावर इज इक्वल्स टू क्या है?
फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर है इसका SI यूनिट क्या होता है, वॉट। क्या होता है इसका SI यूनिट इज वॉट, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। सपोज ये P इज इक्वल्स टू E अपॉन T है, E। अब ये जो H है ये भी क्या एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या फॉर्म ही है ये भी, तो क्या है H इज इक्वल्स टू VI इंटू T, हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो E की जगह हमने क्या पुट कर दिया, H इज इक्वल्स टू VIT अपॉन T, तो हमने इसको इससे कैंसिल किया तो क्या आ गया P इज इक्वल्स टू VI। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि H is equals to VI into T तो होता ही है, और क्या होता है H is equals to I square R into T, तो P is equals to E upon T के जैसे हम यहाँ भी इसको पुट करें तो I square R into T किसकी जगह हमने रखा, E की जगह अपॉन T, तो ये कैंसिल हो गया T से T, तो क्या आ गया P is equals to I square into R। अब हमें पता है कि V is equals to क्या होता है IR by Ohm's law, तो I is equals to क्या हो गया V upon R। तो क्या करेंगे हम इस I की वैल्यू को हम इस H is equals to VI into T में जब हम पुट करेंगे तो H का एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, क्या H is equals to V square T upon R, ठीक है। अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस E upon T में। किसको, ये जो नई आपकी H की वैल्यू बन के आई है ना V square T upon R, इसको हम किस में पुट कर देंगे, E अपॉन T में। तो जब हमने पुट किया तो क्या बना V स्क्वायर T अपॉन R इंटू T, इसका T है, ये T से T कैंसिल हुआ, तो आपका नया फॉर्मूला क्या बन गया P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो कौन कौन से फॉर्मूले बने, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, और H का क्या फॉर्मूला नया बना आपका V स्क्वायर T अपॉन R, ठीक है। अब इसके कुछ कमर्शियल यूजेस देख लेते हैं। कमर्शियल यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके कुछ क्या है कमर्शियल यूज। तो देखो कमर्शियल यूज देखें तो देखो सपोज 1 किलोवाट है, वो कितने किसके इक्वल होगा 1000 वॉट के, और वॉट क्या है आपका किस क्या है वॉट, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर, ये क्या हो गया आपका वॉट की SI यूनिट है, ठीक है। और अगर आपको बोल दें 1 किलोवाट पर आवर, इसको हम 1 kW, इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसके इक्वल है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के, और इसी को हम बोल देते हैं 1 यूनिट। ऐसे आपके घर पे बिल आता होगा ना इलेक्ट्रिक बिल, मतलब तो उसके अंदर क्या आते हैं, क्या आपने इतनी यूनिट्स खर्च कर ली, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ 3.6 × 10⁻⁶ जूल के, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया, और जो इस चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी के और इन टेक्स्ट के, वो आपके टेलीग्राम लिंक है, उसके चैनल पे आपको सारे पीडीएफ के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसके सारे नोट्स क्लास वाइज सारे अवेलेबल हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल में या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।